नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये देखना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे एक आप कह सकते हैं प्राचीन रिवाज जो शायद कभी स्नेह या उपहार का प्रतीक रहा हो, हाँ, वो आज कैसे एक गंभीर सामाजिक संकट बन गया है। मतलब इसने तो अनगिनत जिंदगियां बर्बाद की हैं। सही कहा। तो हम ऐसा करेंगे, पहले रामायण के श्लोकों को देखेंगे, उनके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रामायण से शुरू करते हैं। आपने कहा बालकांड सर्ग 74 के कुछ श्लोक हैं, जी हाँ। जहाँ सीता जी के विवाह पर राजा जनक ने जो उपहार दिए थे उनका वर्णन है। हाँ। क्या कहते हैं ये श्लोक? हाँ, ये श्लोक 3 से लेकर करीब 7 तक हैं। तो श्लोक 3 से 5 के पहले हिस्से में, मतलब 5a तक, जी उसमें यह बताया गया है कि विदेह वंश के राजा मिथिला नरेश जनक, हाँ, जनक। उन्होंने सीता जी के विवाह के अवसर पर बहुत सा, मतलब काफी ज्यादा पैतृक धन दिया। कन्या धनम बहु। अच्छा, पैतृक धन। इसमें क्या क्या था? सिर्फ पैसा? नहीं, इसमें सिर्फ धन ही नहीं था। इसमें आप देखिए लाखों की संख्या में गायें। लाखों गायें? जी हाँ, लाखों। फिर बेहतरीन किस्म के शॉल और कंबल, और करोड़ों की संख्या में रेशमी वस्त्र। इसके अलावा हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों की सेना भी दी गई। और वो भी कैसे? दिव्य रूपम स्वलंकृतम, मतलब दिव्य रूप से सजे हुए। वाह। और साथ ही उपहार में सैकड़ों सजी धजी कन्याओं को उत्तम दासी और दास के रूप में भी दिया गया। अच्छा, दासियां भी? जी क्या इसमें सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं का भी जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। आगे श्लोक 5 के दूसरे हिस्से, मतलब 5b, और श्लोक 6 के पहले हिस्से 6a में, जी, उसमें साफ लिखा है कि राजा जनक ने अत्यंत प्रसन्न होकर, मतलब बहुत खुश होकर, उत्तम वधू धन दिया। उत्तम वधू धन। हाँ, और उसमें क्या था? सोना, चांदी, मोती और मूंगा जैसी बहुमूल्य चीजें। तो रामायण का जो संदर्भ है वो ये तस्वीर पेश करता है कि एक राजा है, वो अपनी बेटी की शादी पर खुशी से, स्नेह से, अपनी क्षमता के अनुसार भव्य उपहार दे रहा है। बिल्कुल। और इसे एक उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। हाँ, और यहीं पर कहानी बिल्कुल पलट जाती है ना? बिल्कुल। 1961 में भारत में दहेज निषेध अधिनियम, मतलब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, लागू हो गया था। हाँ, कानून तो है। कानून तो है, लेकिन ये प्रथा आज भी जिंदा है और अक्सर इसे परंपरा का, ट्रेडिशन का चोला पहनाकर सही ठहराया जाता है। अच्छा, कि कैसे इस प्रथा के वजह से लड़की के जन्म को ही कई परिवारों में एक बोझ की तरह देखा जाने लगता है। बिल्कुल, एक आर्थिक बोझ। उसकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च करने से ज्यादा चिंता दहेज जोड़ने की होने लगती है। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, कई लड़कियों को तो बचपन से ही ये महसूस कराया जाता है कि भाई तुम्हारा अपना मूल्य शायद उतना नहीं है जितना तुम्हारे साथ आने वाले दहेज का है। ओह। उनको ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं कि ज्यादा पढ़ लिख गई तो लड़के वाले और ज्यादा दहेज मांगेंगे। क्या? ये तो बिल्कुल उल्टी बात हुई, है ना? कि शादी जो एक पवित्र बंधन या उत्सव होना चाहिए, वो एक तरह की नीलामी बन जाती है। नीलामी? हाँ, ऑक्शन, जहाँ लड़की का परिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए जैसे तैसे मोलभाव करता है और लड़के वाले अपनी स्थिति का फायदा उठाते हैं। और अगर दहेज उम्मीद के मुताबिक न हो या बाद में और मांगे आए और वो पूरी न हो, तो उसके क्या नतीजे होते हैं? ऐसी स्थिति में लड़की को ससुराल में क्या क्या नहीं झेलना पड़ता। मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, ताने, अपमान और यहाँ तक कि हिंसा का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये उसके आत्मसम्मान को, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह कुचल देता है। हाँ। उसे ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वो कोई वस्तु है जिसकी कीमत चुकाई जा रही है या चुकाई जानी बाकी है। जी। ब्लॉग इस विडंबना पर भी इशारा करता है कि जिस देश में हम देवियों की पूजा करते हैं, हाँ। वहीं बेटियों को कई बार ऐसे देखा जाता है जैसे वो कोई सामान हो जिसमें अगर कोई खोट निकल जाए तो उसे वापस कर दो या नष्ट कर दो। ये वाकई बहुत भयावह तस्वीर है। और इसके सामाजिक असर क्या होते हैं? सामाजिक असर बहुत गहरे हैं और विनाशकारी हैं। जैसे? एक तो ये समाज में जो आर्थिक असमानता है उसे और गहरा करता है। अमीर परिवार अपनी शान दिखाने के लिए शादियों में बेतहाशा खर्च करते हैं। हाँ, वो दिखावा तो होता ही है। और उससे एक सामाजिक दबाव बनता है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार उस दबाव में आकर अपनी क्षमता से कई ज्यादा खर्च करने को मजबूर हो जाते हैं। कई बार तो कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। और रिश्तों पर क्या असर पड़ता है इसका? कड़वाहट घोल देता है। शादी की बुनियाद ही जब प्यार और सम्मान की जगह लेन देन पर टिक जाए तो रिश्ते कैसे निभेंगे? सही बात है। इससे तलाक होते हैं, परिवार टूटते हैं और कई बार तो दिवालियापन तक की नौबत आ जाती है। और ये बेटों में एक तरह का हक जताने का भाव पैदा करता है कि भाई हमें तो दहेज मिलना ही चाहिए। और समाज भी अक्सर परंपरा के नाम पर इसे अनदेखा कर देता है, जहां प्यार की जगह कार की EMI ले लेती है। उफ। दहेज की मांग के कारण ही कई लोग बेटे की चाह रखते हैं और बेटियों को बोझ समझते हैं। हाँ। इससे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है और लिंगानुपात बिगड़ता है। जी। और साथ ही ये न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है। दहेज से जुड़े मामले सालों साल अदालतों में लटके रहते हैं,
पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाता। ये तो पूरा सिस्टम ही। हाँ, और आंकड़े क्या कहानी बताते हैं? वो अक्सर सच्चाई का सबसे ठोस सबूत होते हैं। आंकड़े तो वाकई दिल दहला देने वाले हैं। हाँ, एनसीआर भी जो देश भर के अपराधों का रिकॉर्ड रखती है, उसके अनुसार 2017 से 2022 के बीच भारत में हर साल औसतन 7,000 महिलाओं की मौत दहेज की वजह से हुई। 7,000 हर साल? जी, औसतन। यानी आप हिसाब लगाइए, हर दिन लगभग 19-20 मौतें। हर दिन 19-20 मौतें। ये आंकड़ा तो होश उड़ाने वाला है। साल एक छोटा सा गांव रसोई की कथित दुर्घटनाओं या संदिग्ध आत्महत्याओं में उजड़ जाता है। क्या हाल के वर्षों के भी आंकड़े दिए गए हैं उसमें? हाँ, 2022 में ही दहेज हत्या के 6,450 मामले दर्ज हुए और इसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 2,218 मौतें हुई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा? जी। है कि रोशनी के त्योहार का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि टीवी देर से आने पर बहू को जला दिया जाए। ये तो बहुत तीखा कटाक्ष है। बिल्कुल। आगे राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के आंकड़ों का जिक्र है। जी, NCW ने 2024 में दहेज हत्या की 292 शिकायतें दर्ज की। ये उस साल दर्ज हुए कुल उत्पीड़न के जो 4,383 मामले थे, उनका लगभग 17% थी। 17% मामले सिर्फ दहेज हत्या के। और 2025 के लिए भी कुछ अनुमान है क्या? ब्लॉग 2025 के मध्य तक के एक आंकड़े का जिक्र करता है, जिसके अनुसार सिर्फ पिंपरी चिंचवड़ जैसे एक छोटे इलाके में ही 30 मौतें हो चुकी थी। ओह, जिससे लगता है कि ये साल भी मौतों के लिहाज से शायद बुरा ही साबित हो। कि 2010 में ये आंकड़ा 8,391 मौतों के शिखर पर भी पहुंचा था। बाप रे। और सबसे चिंताजनक बात, ये सभी सरकारी आंकड़े हैं। हाँ, जो दर्ज हुए। बिल्कुल। असल संख्या शायद इससे कहीं ज्यादा हो, क्योंकि शर्म के मारे, डर के मारे या दबाव के कारण बहुत से मामले कभी दर्ज ही नहीं हो पाते। सही बात है। स्प्रेडशीट में दबी हुई चीखें कहता है, जिन्हें सिस्टम अक्सर नजरअंदाज कर देता है। ये आंकड़े सुनने के बाद कुछ लोग आज की दहेज प्रथा को सही ठहराने के लिए रामायण में राजा जनक के दिए उपहारों का उदाहरण देते हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अच्छा। कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को उनकी कहानियों के लिए, शिक्षाओं के लिए सम्मान देना चाहिए। जी। लेकिन उनके किसी प्रसंग को आज के समय में हो रहे इतने गंभीर अपराधों और अत्याचारों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल करना, ये केवल भ्रम फैलाना है। राजा जनक ने जो किया वो एक मिथकीय स्वर्ण युग में एक राजा की उदारता थी। समय बदल गया है, समाज की परिस्थितियां बदल गई हैं। सही कहा। आज के अपराधों को सही ठहराने के लिए प्राचीन ग्रंथों का हवाला देना तो उन ग्रंथों का भी अपमान है। ये कोई भक्ति नहीं है, ये तो अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने का एक बहाना मात्र है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी ऐतिहासिक या पौराणिक संदर्भ को आज की सामाजिक बुराई को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या मुख्य बात निकल कर आती है? एक तरफ हमने रामायण के कन्याधन को देखा जी, और फिर हमने आज की दहेज प्रथा का वो घिनौना चेहरा देखा। ये लालच, हिंसा, जबरन वसूली और महिलाओं के भीषण शोषण का रूप ले चुकी है। आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि ये कोई परंपरा नहीं है, बल्कि एक गंभीर सामाजिक बुराई है, एक अपराध है। ये प्रथा परिवारों को तबाह कर रही है, जिंदगियां छीन रही है और हमारे समाज की प्रगति के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन गई है। बिल्कुल। दहेज को जलाओ, बेटियों को नहीं। ये एक तरह से समाज को जगाने की पुकार है कि इस कुप्रथा के खिलाफ खड़ा होना ही होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ आंकड़ों या एक ब्लॉग पोस्ट की बात नहीं है, ये हजारों अनकही कहानियों और टूटे हुए सपनों का सच है। हाँ। इस पर बात करना जरूरी है, इसे रोकना जरूरी है। शून्य दहेज शादियों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। और सबसे जरूरी, लड़कियों को उनकी शिक्षा, उनके सपनों और उनके अपने अस्तित्व के लिए महत्व देना, यही आगे का रास्ता है। सही कहा। अगर हर साल 7,000 मौतें हमें झकझोर कर बदलाव लाने पर मजबूर नहीं कर सकती, तो फिर और क्या करेगा? बहुत गंभीर सवाल है ये। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको इस गंभीर मुद्दे पर सोचने के लिए कुछ नई दृष्टि दी होगी। उम्मीद है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।